वैभव त्रिपाठी बस्ती का एक साधारण लड़का आज गोरखपुर में सहायक नगर आयुक्त है। यह एक कहानी नहीं, संघर्ष की मिसाल है। छोटी सी उम्र में पहले दो सगे भाइयों और फिर 2002 में एक सड़क हादसे में पिता का साया सिर से उठ गया। जहां से पिता का साथ छूटा, आज 18 वर्षों बाद उसी जिले में मिली बतौर सहायक नगर आयुक्त की नौकरी। आइए देखते हैं उनकी कहानी। सफलता की चमक आंखों में बड़ी तेजी से लगती है, पर उस सफलता के दौरान जो संघर्ष होता है उसे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उस दौरान जो व्यक्ति दृढ़ता से, सहनशीलता से उस वक्त को पार कर लेता है, वही दरअसल सफलता की चुनौतियों को पार करके उसको कहीं ना कहीं हासिल करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। आज हमारे साथ सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे शो पे। और सफ़र सर का बहुत लंबा रहा है, आज बहुत सी बातें होंगी और ख़ास तौर के उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ख़ास होगा जो कि सिविल एस्पिरेंट है, जो कि तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आज सर की सफ़र सुनेंगे, उनके संघर्ष का सफ़र सुनेंगे, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ इस मुकाम को पाया है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एनबी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। मेरा जो सबसे शुरुआती सफ़र है उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। मेरा जन्म बस्ती ज़िले में हुआ और बस्ती ज़िले में से ही मेरी शुरुआत की शिक्षा दीक्षा अप टू 12th क्लास खैर इंटर कॉलेज बस्ती से हुई। तो अपनी पढ़ाई के दौरान क्योंकि मेरे पिताजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे शिवहर्ष किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बस्ती में एक डिग्री कॉलेज है, उसमें मेरे पिताजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संस्कृत के, और वो उस कॉलेज के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो वो काफ़ी सम्मानित थे और उनका हर जगह उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वैदिक स्वर और धारणा। जी। तो उनका काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्लास था और हमारे घर बातें नहीं होती थी, हमारे घर शास्त्रार्थ होते थे कि जब भी कोई पॉइंट उठता था तो उस पर कई एमिनेंट लोग, पिताजी के दोस्त या किसी विभाग के प्रोफेसर, कभी हिस्ट्री की बातें होती थी, ज्योग्राफी की बातें होती थी। तो किसी मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई प्रश्न है, उस पर कोई क्वेश्चन उठ गया तो उस पर अच्छी खासी जो है एक तरीके से बात होती थी। तो शुरू से हमारा जो परिवार रहा वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल उसमें रहा कि एक इंटेलेक्चुअल वो था, बेंट था सभी का। तो उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी मेरे और सर अगर परिवार की हम बात कर रहे हैं तो परिवार में आपके कौन कौन था सर? तो एक्चुअली मेरी जो संघर्ष की कहानी है वो उसकी शुरुआत भी कहीं यहीं से होती है। हाँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मैं 6th क्लास में खैर इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। खैर इंटर कॉलेज बस्ती का एक बहुत जाना माना स्कूल था। वो डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्कूल था और कहते थे कि अगर आपको खैर कॉलेज में एडमिशन मिल गया हमारे समय में तो आप कोई बड़े अधिकारी बनकर के निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी, बहुत हाई थी। दूसरा एक क्योंकि वो खैर इंटर कॉलेज था और मैं वहाँ पर मैंने सीखा कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या होती है, कि किस तरीके से आपके जो साथ के लोग हैं वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, उनसे कितना सीखने को मिलता है। यूनिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। लेकिन सब कुछ अच्छा था। फिर जब मैं 8th क्लास में पहुंचा, 8th और 9th क्लास में बीच में था, तो उस दौरान मेरे 2nd नंबर के ब्रदर की डेथ हो गई। श्री प्रवीण त्रिपाठी उनका नाम था। वो बेंगलोर में अपने टीचर की शादी में गए हुए थे और वहाँ पे उनको फैल्सिफेरम मलेरिया हो गया था। तो फैल्सिफेरम मलेरिया एक ऐसी प्रजाति मानी जाती थी कि बहुत डेडलीस्ट है, कि जिसको हो जाती है वो बचता नहीं। फिर उसके बाद मेरे सबसे बड़े भाई की डेथ हो गई उसके कुछ समय बाद में। हम लोग समझ ही रहे थे कि 12th में मैं था और मुझे इंजीनियरिंग का मेरा IIT एंट्रेंस का पेपर था और इसी गोरखपुर में जहाँ आज मैं ईश्वर की कृपा से नियुक्त हूँ, इसी गोरखपुर में मेरा सेंटर गया हुआ था और हम लोग बस्ती से मेरे पिताजी मुझे लेकर के आए हुए थे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिलाने के लिए। और जब हम लोग वापस जा रहे थे तो संत कबीर नगर में हमारा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पिताजी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसमें मुझे भी बहुत चोट लगी।
इनफैक्ट 3 लोगों की डेथ हो गई थी उस, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक पूरा एक खुशहाल परिवार, सब कुछ बिखर सा गया था। और ऐसी स्थिति में सर, जहाँ एक कहते हैं ना कि पिता के जाने के बाद से सच में एक लड़के के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, तो आपने उस समय को कैसे संभाला कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रास्ता भटकने की वो उम्र भी सर ऐसी होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग रास्ता भटक जाते हैं, फिर भी आपने बहुत दृढ़ता के साथ, मैं कहूँगी, आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सफ़र पे निकल चुके थे। तो कैसे इस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया सर? ये ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली इन सब घटनाओं के बाद चूँकि मुझे भी चोट लगी थी, मेरा बायां पैर टूट गया था, मैं इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा गोरखपुर में। तो गोरखपुर से मेरी जो यादें थी वो बहुत बुरी थी, क्योंकि इस जगह ने, मतलब मेरा पैतृक जनपद ये है और मेरे पिता का जन्म यहीं हुआ, मेरा जन्म बस्ती ज़िले में हुआ। तो मेरे लिए ये था कि इस जनपद से मेरी यादें बहुत बुरी जुड़ गई, क्योंकि मेरे फादर की यहीं डेथ हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। लिटरली मेरे अंदर बहुत इच्छाएं थी उनके लिए करने की, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इवन उनकी अंतिम यात्रा तक में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, मैं अपना पैर तोड़वा चुका था। तो मुझे कभी, मेरे अंदर कभी एक ना था कि मैं कभी वापस गोरखपुर आऊँगा और किसी पॉजिटिव उसमें अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो गोरखपुर में मैं कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करूँगा। और आप यकीन मानिए कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको हासिल कराने में आपकी मदद करती है, और ये मेरे साथ हुआ। इसका जीता जागता उदाहरण मैं। सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही भी है, और शाहरुख खान का डायलॉग बहुत सेट भी बैठता है आपके ऊपर। लेकिन मैं ये भी कहूँगी सर, जो आपका संघर्ष है, वो जिस तरीके से आपने संघर्ष किया है सर, आज आप जिस मुकाम पे हैं वो संघर्ष की वजह से है। और मैंने जो एक बात कही ना कि एक वो समय जो होता है जिस समय इंसान रास्ता भटक जाता है, फैमिली में बहुत सी इश्यूज आए होंगे, जब फादर नहीं रहे होंगे बहुत सी दिक्कतें आई होंगी, फाइनेंशियल दिक्कतें आई होंगी, उसके बावजूद भी आपके अंदर ये था कि नहीं, मैं कुछ करूं। और यादें तो बुरी जुड़ी है आपकी गोरखपुर से, लेकिन आज गोरखपुर के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और आज पिताजी भी बिल्कुल सर देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दौर में जहाँ पे आपने प्रश्न भी किया जी कि कैसे आपको सपोर्ट मिला, जी जी, तो उस दौर में मेरे भाई, बड़े भाई, इकलौते भाई जी जी, मनीष त्रिपाठी का सहयोग मुझे बहुत मिला जी। और मेरे जीजा जी उस समय जब मेरा सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग करने के लिए, तो उसमें मेरे जीजा जी श्री केदारनाथ पांडे, वो पोस्टेड थे, संयोग से मेरठ उनकी पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा। तो मेरा मुझे दिल्ली से इंजीनियरिंग करने का था, क्योंकि मेरा यहाँ यूपीसी में भी सिलेक्शन हुआ, ये ट्रिपल में सिलेक्शन हुआ, कई इंजीनियरिंग एग्जाम से मेरा अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में हो गया था मुझे कहीं ना कहीं यूपी छोड़ना है, क्योंकि यहाँ रहकर मैं एटीट्यूड नहीं और एक टाइप का मैं एप्टीट्यूड अपना डेवलप नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे किसी ऐसे शहर में जा करके पढ़ाई करनी होगी जहाँ मैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को सीख सकूँ, समझ सकूँ। इस पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगी सर कि जो अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली जाना ज़रूरी था, यूपी से बाहर निकलना ज़रूरी, उस वक्त के ऐसे हालात थे जी कि उस समय दिल्ली जाना, इंजीनियरिंग करना या किसी ऐसे मेगापोलिस में जा करके पढ़ाई करना एक स्टेटस भी माना जाता था। और स्टेटस तो छोड़िए, सबसे बड़े ये था कि चूंकि यहाँ पर इतनी दुर्घटनाएं हमारे घर में घटित हो गई थी, 2 भाई का जाना, आपको ये था कि तो मुझे उस राज्य को ही छोड़ने का मन था। आपको ये था कि दूर चला जाऊँ, कि थोड़ा एक चेंज आना बहुत जरूरी था। मैं बिल्कुल एक अपने आप को शिफ्ट कर लूँ जहाँ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी अपने काम कर सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ की बोलचाल में एक तरीके का टोन डेवलप हो जाता है, और वो सारी चीजें आप कितनी भी कोशिश करोगे आपके टोन में वो चीज रहेगी जी। और फिर आप एक न्यूट्रल पर्सनालिटी नहीं बन सकते हो जी। दिल्ली में जाकर मुझे उस चीज को, मतलब आपका दिल्ली से आपने उसके बाद बीटेक किया है। दिल्ली से मेरा जुड़ा हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मेरठ में रहता था जीजा जी के साथ में जी। और मैं मेरठ से दिल्ली अप डाउन करता था, क्योंकि मेरी माता जी की शर्त थी कि तुम दिल्ली मत रहो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने 2 बेटों को खो चुकी हैं, अपने पति को खो चुकी हैं। तो उनके साथ था कि तुम कहीं जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं है भटक जाओ कि वहाँ तुम हॉस्टल चले गए, हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, तो तुम भी कहीं ऐसा ना हो ड्रिंक करने लगो जी जी जी, तुम भी कोई ऐसा ना हो किसी गलत संगत में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने वैसे भी बहुत कुछ देख रखा। मैंने इनफैक्ट दिल्ली में फिर रहना भी शुरू किया, लेकिन मेरा खुद ही मन नहीं लगा और मैं वापस मेरठ आ गया। और 4 साल में मेरठ से दिल्ली अप डाउन किया आपने
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 6:10 पे निकलता था और रात को 10:30 बजे के करीब में घर वापस आता था, और ये सिलसिला 4 साल चलता रहा जी। लेकिन फिर सर बीटेक से मतलब एक बीटेक करने के बाद से फिर आपने जॉब भी किया है, कैसे इस तरफ रुझान सर देखिए, जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ तो मैंने एक चीज़ तो देख लिया कि इंसान की सुनवाई नहीं है कहीं, स्पेशली अगर आप भारत में हैं तो आपकी सुनवाई तभी है जब आपके नाम के आगे कोई अधिकारी का टैग लगा, आपके नाम के आगे IAS PCS का टैग लगा, या आपके नाम के आगे कुछ ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मिथ है, फैक्ट भी है और मिथ भी है कि सब इसके तरफ आकर्षित होना चाहते हैं। एक नेता भी चाहता है कि उसका बेटा सिविल सर्वेंट बने, वो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है नेता ही बने, क्योंकि इससे भाई नेता या कोई भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति पावर में है तब उसके पास पावर है, वो पावर लिमिटेड है, वो हमेशा उसको नहीं एंजॉय कर सकता है, और वो पावर समय के साथ घटनी है, वो सरकार पर निर्भर करता है। पर सिविल सेवा में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम अपने पावर को रूल ऑफ लॉ यूज भी कर सकें, और इसमें क्या है, आप बढ़ते ही जाओगे। एंट्री बहुत मुश्किल है, लेकिन वंस यू एंटर आप बढ़ते ही चले जाओगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अगर प्रॉपर वे में काम कर रहे हो और आप लीगली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हो, तो थ्रू द मीडियम ऑफ फास्ट प्रमोशंस यू कैन गो अप टू द मार्क। जैसे आपने बताया सर कि बीटेक आपका कंप्लीट हुआ, अप डाउन आपने करके किसी तरीके से बीटेक की अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर उसके बाद आपकी जॉब लगी, प्राइवेट सेक्टर में आपने नौकरी किया। मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं HCL टेक्नोलॉजीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। मेरी पहली पोस्टिंग चेन्नई में हुई, एग्मोर में हुई, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग बेंगलोर में हुई। बेंगलोर ही वो जगह थी जहाँ मेरे भाई की डेथ हुई थी जी। तो जब मेरी बेंगलोर पोस्टिंग हुई तो मैं आपको अपने मन का वो बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत मुझे भी यहाँ खींच के ले आई है। जी जी जी, एक डर, मैं भी बेंगलोर आ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो एक घर पे गांव में कुछ लोग कहते थे कि यहाँ इंजीनियरिंग सूट नहीं करती, इनके घर में भूत है, इनके घर में भूत है, इनके यहाँ इंजीनियरिंग सूट नहीं करती है, कोई इंजीनियर बन नहीं पाएगा। मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता था और उसको मैंने तोड़ा भी। प्रशासनिक, अभी आपने मैंने आपसे सवाल भी किया कि मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में आप बीटेक आपका कंप्लीट हुआ, फिर आपने पब्लिक सेक्टर की जॉब के बारे में कैसे सोचा कि मैं एक 2008 से लेकर के जो आसपास का दौर था, एक रिसेशन का दौर था जी, और उस समय ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, आर्थिक मंदी के हालात थे, बहुत बुरे हालात थे, उस समय नौकरियां छिन रही थी। ऐसे में जब मेरा प्लेसमेंट HCL टेक्नोलॉजीज में हुआ तो सबसे अच्छी चीज कि उन्होंने नौकरी नहीं किसी की छीनी, अच्छा, उससे मुझे ट्रस्ट डेवलप हुआ। दूसरा कि मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए थी कि जिसके आधार पे मैं अपनी आगे की अपना प्लानिंग तैयार कर सकूं। हमारे घर में कोचिंग चलती थी, 1998 से हमारे यहाँ एक कोचिंग चलती, हमारा कोचिंग का घर पे बिजनेस था, तो उसमें मैं, मेरे बड़े भाई, पिताजी, ये लोग सहयोग करते थे। तो मेरा शुरू से मन पढ़ने पढ़ाने में था, लेकिन इंजीनियरिंग करना, इंजीनियर बनना एक तमन्ना थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई बैकअप प्लान होना जरूरी है। तो सिविल सेवा मैं ओरिजिनली करना चाहता था, प्रशासनिक सर्विस में ही मैं जाना चाहता था, लेकिन उस समय की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग में बहुत फर्क है। आज चूंकि एक फैशन हो गया है, घर घर से बीटेक निकल रहा है, कोई BSc करना नहीं है, BA नहीं करना किसी को, सभी को बीटेक ही करना है अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जुड़ा है। लेकिन इवन इन 2008-2010 के आसपास में काफ़ी वेल पेइंग जॉब्स थी, IT सेक्टर बहुत बूम कर रहा था, अच्छी खासी प्लेसमेंट्स हो रही थी, पैकेज अच्छे मिलते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी ज़्यादा नहीं थे, गिने चुने थे, मशरूम के जैसे नहीं उगे हुए थे, तो उसमें उसका चार्म था। तो लिहाजा मैंने उसको ज्वाइन कर लिया एज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ, फिर सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, फिर मैं उसका इस्तेमाल करके तब मैं इसमें आगे एंट्री करूँ। और इन केस यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं वापस से उसी जॉब में, मतलब प्लान A प्लान B दोनों आपका एक लेके चलना पड़ता है। लेके चलना मैंने अपने लाइफ में बहुत हकीकत देखी है कि मैन पर्पजेज, मेरे पिताजी कहते थे मैन पर्पजेज गॉड डिस्पोजेज, इंसान सोचता है और ईश्वर उसको मना कर देता है। तो वो गफलत में मैं नहीं रहना चाहता था, क्योंकि बहुत कम उम्र में एक कल्पना की दुनिया से मैं धरातल की दुनिया में आ चुका था। मैं उस चीज को समझ चुका था कि सिर्फ सोचने या चाहने से नहीं होता है, करने से होता है। और इतनी जनसंख्या है, इतने एस्पायरेंट्स हैं, इतना कटथ्रोट कंपटीशन है, कोई अपने में कम नहीं है, हर तरह से लोग प्रयास करते हैं, तो एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। एक प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब की सर आपने, आज आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं,
क्या डिफरेंस आपने महसूस किया इन दोनों में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब होती है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छी तनख्वाह आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो एक अच्छा गवर्नमेंट सर्विस दे सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई तरह की नौकरियां हैं, मैं उन्हीं नौकरियों की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको एक ऑफिसर कैडर में काम करने का मौका मिलता है। जी जी। तो प्राइवेट सेक्टर में इंसान की ज़िंदगी मशीन हो जाती है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, देर रात तक भी आप कंप्यूटर के आगे चिपके हैं, जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप सारा दिन कंप्यूटर के आगे अपनी हेल्थ को भी आप बर्बाद कर रहे हैं, आंखों पे जोर पड़ रहा है। इवन आप कुछ आगे बढ़ करके कर रहे हैं तो उसका वैल्यू तो है, लेकिन एक समाज में आप उसका कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, उसका दायरा सीमित है, डाइवर्स पोर्टफोलियो नहीं है। सिविल सेवा एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, एक काफ़ी जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे ज्वाइन किए अभी 6 महीने हुए हैं और इतने ही दिनों में नगर आयुक्त महोदय ने मुझ पर बहुत भरोसा किया और मैं इसमें रेंट विभाग देख रहा हूँ, विज्ञापन विभाग देख रहा हूँ, संपत्ति विभाग देख रहा हूँ, जोन 2 की स्वास्थ्य विभाग देख रहा हूँ, सफाई का देख रहा हूँ, टैक्सेशन का पूरा देख रहा हूँ और लाइसेंस का पूरा सेक्टर देख रहा हूँ। तो इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो और इतना काम करने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी की एक कहावत है सर, नथिंग गोज इन वे। जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर में भी आपने आज काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आपने काम किया, डेफिनेटली वो कुछ लर्निंग तो जरूर लर्निंग होती है जी। सबसे पहली लर्निंग जो मेरे लिए रही है वो है प्राइवेट सेक्टर से मैंने समय का रिस्पेक्ट करना सीखा। आज मेरा जो काम करने का तरीका है वो भले ही मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ पर मैं काम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जैसा करता हूँ। एक कारपोरेट एटीट्यूड लेकर के डेडलाइंस को फॉलो करना, स्पीडी वर्क करना और अकाउंटेबिलिटी शो करना और अपने सीनियर को अपने काम से अवगत कराना, एक तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म लेना। प्राइवेट सेक्टर में मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी हायरार्किकल माइंडसेट होता है, अपने स्टाफ के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की में रहते हैं। मैं उसको फॉलो तो करता हूँ, साथ में कंपैशनेट एटीट्यूड भी रखता हूँ। मतलब एक स्ट्रिक्ट वो पैटर्न नहीं चलता कि भाई कोई मेरा अगर 4th क्लास का एम्प्लॉय है तो वो अछूत एम्प्लॉय हो गया, मैं उसको भी उतना ही वैल्यू करता हूँ, उसकी भी सुनता हूँ, जिसकी वजह से तो वो एक ऑरा कहीं ना कहीं आपसे मुझे बात करके लगा कि एक ऑरा आपके अंदर जो है वो दोनों सेक्टर के कॉम्बिनेशन के वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल एटीट्यूड भी करने के बाद डेवलप हुआ, एनालिटिकल एटीट्यूड जी, वो भी काफी काम करने में मदद करता है, प्लान करने में इस योजना को। और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर सह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे काम करने वाले लोगों की अभी कमी है। तो प्राइवेट सेक्टर से जब अच्छे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं तो वो काफ़ी कुछ इसको देंगे। इतने यंग एज में सर 7 भाषाओं का आपको ज्ञान है और आपने इतना मतलब जो सफ़र है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन इतने ही कम वक्त में काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपने लिए। तो आप आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 हिस्से हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। तो पहला तो आप इनको मिक्स ना करें। सबसे पहले मेरी जो लर्निंग है, मैं कई शहरों में रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँ, मैं दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और ग्रेटर नोएडा, जयपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर और कई शहरों का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और मेरे प्राइवेट सेक्टर में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में इससे पहले मैं जीएसटी एंड कस्टम्स ऑफिसर था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने काम किया है और अब मैं नगर विकास में काम कर रहा हूँ, तो जिला प्रशासन के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि किसी चीज़ को एज्यूम नहीं करना है। तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग है वो रही है कि डोंट एज्यूम एनीथिंग। किसी चीज़ को आप एज्यूम ना करें, आप उसको खुद से ट्राई करें। जी। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, ये बात की बात है, आपने इसके लिए एफर्ट क्या किया। सिर्फ एफर्ट मायने रखता है। दूसरा कि रिजल्ट विल टेक टाइम। जिस तरीके से आप एफर्ट कर रहे हैं, आप चाहें कि आपको तत्काल सक्सेस मिल जाएगी तो नहीं हो सकती। और तीसरा, अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना, क्योंकि बहुत कुछ है, ये सागर है,
ये समुद्र है, इसमें इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतनी किताबें हैं, इतना तरीका है, इतना यूट्यूब वीडियोस हैं, चैनल्स हैं, यू विल गेट फ्लडेड विद ऑल ऑफ देम एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिसीव नथिंग। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करना, फोकस करना, टारगेट ओरिएंटेड होना और बहुत ही स्पेसिफिक रहना, एक एनालिटिकल माइंडसेट के साथ स्पेसिफिक रहना कि आपको ये चाहिए। अगर ये मुझे आप ये पूछना चाहेंगे कि तैयारी के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मेरी क्या रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मेरी है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन। Minimum numbers of books and maximum number of And revision. one more thing, anything studied once is equal to not studied at all. कोई भी चीज जो एक बार पढ़ी गई वो ना पढ़ने के बराबर है। यानी अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपने एक बार बस पढ़ा, उसको आप ना पढ़ा हुआ समझिए, उसको आपको बार बार पढ़ना होगा, एटलीस्ट 3 रिवीजन। सर, आप जीएसटी एंड कस्टम ऑफिसर थे, उसी दौरान आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करना शुरू की। कैसे मैनेज किया सर आपने इस चीज़ को? देखिए, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, थोड़ा और विश करो डिश करो। हाँ। तो अपनी वर्तमान स्थिति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कई लोग मुझे कहते थे कि इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें मिल गई है और इतना अच्छा सब कुछ है इसमें, पोस्टिंग भी आपकी सिर्फ बड़े शहरों में है जी। और लंबे समय तक आप अपने बड़े शहर में बने रह सकते हैं, तो आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं, क्यों सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, क्यों प्रशासनिक जॉब्स के पीछे जाते हैं? तो देखिए, जीएसटी कस्टम निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सर्विस थी, बिल्कुल, लेकिन वो सर्विस टेक्निकल नेचर की। आपका उसमें जो दायरा था वो एक टैक्स तक ही सीमित था। एडमिनिस्ट्रेशन उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था, पर एक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइड स्पेक्ट्रम। एडमिनिस्ट्रेशन एक एंटायर, उसमें काफ़ी कुछ आता है, उसमें डेवलपमेंट भी है, उसमें आपके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, उसमें आपका कुछ एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट्स भी है, उसमें आपका पब्लिक डीलिंग काफ़ी ज़्यादा है और जनता से मुलाकात है, जनता की समस्याओं को सामने से रूबरू होना है, उनको समझना है, उनको एक्सप्लोर एंड एडवेंचर की बहुत अच्छी नौकरी है। जब कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आता है, उसकी कोई समस्या होती है, तो उसकी आंखों में जो उस समस्या के समाधान पाने के जो चाहत होती है, उसको एट ए टाइम आपको एड्रेस कर पाना, वो सारी चीज़ें मुझे जीएसटी एंड कस्टम्स में मेरे प्रोफाइल पे नहीं मिली। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे और आगे करना चाहिए। दूसरा कि मेरे दिमाग में एक था कि मैं कौन सी ऐसी सर्विस पकड़ूं जिसमें मैं अपने होम स्टेट में पोस्टेड रहूं, क्योंकि मेरे पिताजी ये कहते थे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से बढ़ते हैं। यानी यदि आप अपने होम स्टेट में नौकरी कर रहे हैं तो एक तरीके से वो ब्लेस है, क्योंकि आपको अल्दो मैं इसमें ये नहीं कहना चाह रहा कि और स्टेट्स की नौकरियाँ खराब हैं, मैं तो बहुत स्टेट्स में रहा, बहुत शहरों में रहा, लेकिन अपने रूट से जुड़ करके रहना, अपनों के बीच रहना और अपने होम स्टेट में रहकर सर्विस करना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। तो इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश सिविल सेवा को चुना कि मैं उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के थ्रू परमानेंटली अपने ही स्टेट में, उत्तर प्रदेश में सर्व कर सकूंगा और इसमें ही मैं हाई प्रोफाइल में आगे चल करके और सर्विस दे पाऊंगा। तो ये चीज़ है। सर, एक तरफ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे और वो एग्ज़ाम जो लाखों करोड़ों बच्चों का सपना रहता है कि क्वालिफाई कर जाए, कई साल तक तैयारी करते हैं, वो आपने एक बार में क्वालिफाई किया। सर, इसके बारे में हाँ। ये मेरा सीरियसनेस के रूप में तो ये पहला अटेम्प्ट था, सीरियस अटेम्प्ट के रूप में। बाकी कुछ ट्रायल्स मैंने किए, लेकिन उसको मैंने बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं किया। तो सीरियस अटेम्प्ट के रूप में कह सकते हैं कि मेरा पहला अटेम्प्ट था। दूसरा कि आपने पूछा भी कि नौकरी के दौरान आपने कैसे तैयारी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मैं अपनी प्रेजेंट कंडीशंस से अपने आप को बार बार रियलाइज कराता था कि तुमको और बेहतर करना है। मैं उससे खुश नहीं था। लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं जो हो रहा है, जो मिल रहा है, कि सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है, इतनी अच्छी सर्विस है, कैसे क्या दिक्कत है, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। मुझे लगा कि मैं और भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो ये तो एक तो ड्राइविंग फैक्टर था। दूसरा कि मैं ये इंश्योर करता था कि कुछ समय मैं पढ़ाई के लिए निकालूं और वो कंक्रीट हो। इसे मुझे ऑनलाइन लर्निंग ने बहुत मेरा मदद किया। यूट्यूब से कुछ सिलेक्टेड चैनल
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, उस चैनल में मैं भी अपना योगदान देता हूँ। जय प्रकाश मिश्रा जी का चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो एक चैनल इस तैयारी के दौरान थोड़ा मेरा सहारा रहा। साथ में जो अच्छे चैनल्स हैं उनको मैंने फॉलो किया और पीडीएफ का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। जैसे मान लीजिए ऑन द गो आपको तैयारी करनी है, आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगा, मान लीजिए आपने कोई नोट्स डाउनलोड किए तो उसको आप पीडीएफ में अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करता था कि 2-3 घंटे ही सही पर कंक्रीटली मैं दूं और उस दौरान मैं कुछ ना करूं। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो इसमें हम इंटरव्यू के अलावा हम पूरी तरीके से इसमें फोकस तो उस समय कुछ भी नहीं, भले वो 2 घंटे हो 3 घंटे हो। तो दिन भर की टेंशन को छोड़ करके ऑफिस से घर आने के बाद में थोड़ा रिलैक्स होकर के 2-3 घंटे भी अगर आप कंक्रीट तरीके से अच्छे से रिवाइज करके बार बार उसी चीज़ को पढ़ के तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन सफलता जरूर। वो प्रॉपर आपका 9 to 5 वर्किंग आवर्स रहा होगा। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नौकरी के साथ तैयारी करने में सफलता पाने की चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि एक इंसान को और चीज़ों की टेंशन नहीं होती। फाइनेंशियली वो साउंड रहता है, उसका बैकग्राउंड अच्छा रहता है। दूसरा कि अगर नहीं हुआ तो वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। और तीसरा कि मान लीजिए आप असफल भी हो गए तो आपको परेशानी नहीं है, आप अगला अटेम्प्ट की खुल करके तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, असफल होने के बाद सबका यही सवाल होता है कि क्यों कितने साल अभी दिल्ली में रहोगे, कितने साल इलाहाबाद में रह करके तैयारी करोगे। तो ये वाला फैक्टर नहीं। और टाइम मैनेजमेंट भी सर कहीं ना कहीं आ जाता होगा, आपको पता है कि आपके पास आपका एक प्रॉपर रूटीन है। इन सर्विसेज में जीएस जनरल स्टडीज की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। नॉर्मली प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं और प्री में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये सेक्शंस होते हैं। तो मैं इंश्योर करता था कि एक मिशन मोड में कि हिस्ट्री शुरू किया तो उसको 10 डेज में 15 डेज में एज मच एज पॉसिबल कवर कर लेना। पॉलिटी शुरू किया तो उसको 10 से 15 दिन में सिलेक्टेड बुक से कवर कर लेना और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज करते रहना। तो इसका मैंने बहुत ध्यान रखा कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज बनाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज बना के उसको मल्टीपल रिविजन्स करें और एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझें। देखिए सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग स्किल्स, आंसर्स लिखने। तो मैंने लिखने से कभी दिल नहीं चुराया। इवन आपको मैं बताऊं, मैंने अपनी राइटिंग सुधारने के लिए सुलेख पुस्तिका पर भी लिखा 4th क्लास की सुलेख पुस्तिका मैंने खरीदी और मेरे एक मित्र हैं अभिजात श्रीवास्तव, उनके साथ ही मैंने खरीदी। तो मतलब हम लोग में ऐसे मजाक भी होने लगा कि 4th क्लास की एक कॉपी खरीदते हैं कि सुलेख पुस्तिका खरीदते हैं ताकि आपकी राइटिंग कर्सिव राइटिंग है तो उससे मेरी राइटिंग अच्छी है। जी। तो हर चीज को सीख सकते हैं। नॉर्मली तैयारी करते हैं तो 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक यूज तो हम सभी ने 6th क्लास पढ़ रखी है, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे उसको तो एक प्रॉपर फोकस के साथ इसके लिए इससे हमें कुछ आउटकम्स आने, लर्निंग आउटकम्स आने। प्लस प्रीलिम्स निकालने के लिए मैंने एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व किए, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मैंने फोकस किया कि उन सारे जितने अभी 1990 से लेकर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो वो उनको मैं अच्छे से करूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। रिपीट क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आप अपने आप को मार्क नहीं कर पाओगे। प्रीलिम्स और मेंस के बाद से जो इंटरव्यू का पोर्शन आता है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, वहाँ छट जाते हैं। किन बातों का खास तौर से इंटरव्यू के दौरान ख्याल रखना? देखिए इसमें सबसे बड़ा तो सेवियर है आपका मेंस एग्जाम। अगर मेंस में आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो इंटरव्यू में आपकी चिंता बहुत कम हो जाती है। अब ऐसे भी इंटरव्यू का मार्क्स कम हो गया है, इंटरव्यू का वेटेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा कि अगर आपका बायोडेटा अच्छा है, जैसे मेरा बायोडेटा अच्छा है, मेरी हॉबी है सिंगिंग और पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप, स्टेज प्रेजेंटेशन, राइटिंग, तो कहीं ना कहीं आपका बायोडेटा, आपका जो संघर्ष है वो आपको मदद करता है बी योर सेल्फ होने। इंटरव्यू की जो मैंने चीज समझी हुआ है कि आप बी योर सेल्फ, आप वही अपने आप को दिखाएं जो आप हैं। और दूसरा ऑनेस्टी, ईमानदारी से उनके सवालों का जवाब दें। अगर आपने उनको बरगलाने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर आप बेनिफिट होंगे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बातचीत करनी है, वो इंटरव्यू नहीं है, दैट इज बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट, पीटी इसको बोलते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट मीन्स कि वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं, वो आपको ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में ले जाएंगे जब आप अपना
जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझसे पूछा गया कि क्या आप विकास दुबे एनकाउंटर केस को फर्जी कहेंगे कि सही कहेंगे। अच्छा। तो वो आपसे ओपिनियनेटेड होने की आपको कोशिश करेंगे। क्या बताइए कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्या फर्जी था या सही था। तो आपने फिर क्या जवाब दिया? तो जब देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। डेफिनेटली, हाँ, बिल्कुल। तो शुरू में तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं कि नहीं जी अभी तो जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, या SIT गठित हुई है, या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कमेटी बनाई है वो जांच करी है। लेकिन इसका एक जनरल आंसर यू में प्रोवाइड कि देखिए वो सर्कमस्टांशियल था। अब उस सर्कमस्टांसेस में क्या हुए होंगे ये कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ जो मीडिया से पता चला, जो अन्य सूचनाओं से पता चला, उतनी ही जानकारी हमें है। और हमें वहाँ गवर्नमेंट का वर्जन रखना है। यदि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसको, तो हमें भी वही एटीट्यूड रख के दिखाना है, उसको सपोर्ट करना कि वो सही था। सही था, बिल्कुल। क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं और आप गवर्नमेंट में जाके उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज आप करेंगे, अगेंस्ट तो हाउ कैन यू बी ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। एक सिविल एस्पिरेंट की सर जो स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, एक होता है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल है, उसके बाद ऐसे भी सुनते हैं हम लोग कि 10 से 12 घंटे वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप जॉब के साथ में बता रहे हैं कि 3 घंटे फोकस्ड रह के पढ़ाई करके आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया सर। तो क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक सिविल एस्पिरेंट? देखिए शुरू में मैं भी बहुत भटका और ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे मैंने भी नहीं किया, मैंने भी किया। छुट्टी के समय में मैंने भी 10-12 घंटे पढ़े, कई बार उससे भी ज़्यादा पढ़े और कई बार कुछ नहीं पढ़ा। 10-12 घंटे में प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली वो अगले दिन 0 हो जाना है। आज आप 12 घंटे पढ़ लेंगे, कल 12 घंटे पढ़ लेंगे, परसों आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम करेंगे, आपका मन उचट जाएगा, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि आप घंटे गिन करके काम नहीं कर सकते। मेरा क्या रहता था कि मैं फंक्शनली तैयारी करता था, लाइक कि चैप्टर्स गिन लिया कि 40 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर को देने के लिए मेरे पास मैक्सिमम 30 मिनट्स हैं या आधे घंटे हैं या 1 घंटे है, तो 30 घंटे मेरे 30 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो उसको मैंने एक टाइम सेट कर दिया कि इतने समय में जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी छोड़ेंगे। तो आप मतलब दिस इज लाइक वैक्यूम कि जितना आप हवा भरते जाएंगे वो फिल होता जाएगा, उसको कोई आप मेजर नहीं कर पाएंगे। कि अब जैसे एक ऑक्सीजन कैन की आपने बोतल ले ली तो उस पर लिखा है इसमें 4 लीटर ऑक्सीजन है, लेकिन वो आप उठाएंगे तो बिल्कुल हल्का लगेगा खाली है। तो ऐसी ही तैयारी है कि जितना आप करते जाएंगे उसका कोई लिमिट नहीं है। यू हैव टू फॉर्म द बाउंड्री। आपको एक बाउंड्री बनानी है, उस बाउंड्री में आपको मल्टीपल रिविजन और कम से कम बुक्स को उठा के तैयारी करनी है। If you will be able to do that, then your preparation will be on track. सर अक्सर जब भी सिविल एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होते हैं तो एक होता है उनके मन में कि जब जॉब मिल जाएगी तो ऐसे रहेंगे, ये करेंगे, बहुत शान वाली नौकरी है। लेकिन जॉब में आने के बाद से जो प्रेशर होते हैं, स्पेशली कई बार ऐसा होता है सर कि आप कुछ डेवलपमेंट नया करना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, तो उस सिचुएशन में कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? एक बिफोर एंड आफ्टर जो होता है नौकरी में आने के बाद क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में? देखिए आपका सवाल बहुत रेलिवेंट है और इसमें मैं आपको इस एंगल से बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का प्रोसेस ही कुछ ऐसा बनाया गया है, इतना सिस्टमेटिक और टफ बनाया गया है कि आप उस प्रेशर को झेल पाएंगे। जैसे कि मैं सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से बताऊं तो जब आप मेंस देते हैं तो आपको GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 और GS पेपर 4 देना है। मान लीजिए आज आपका सुबह की शिफ्ट में GS पेपर 1 एग्जाम था, हाँ। उसमें आपको एवरेज 3,500 शब्द लिखने हैं जी। शाम की पाली में भी 2 घंटे के ब्रेक के बाद 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30 फिर 3,500 शब्द लिखने हैं और फिर बिना किसी गैप के अगले दिन GS3 और GS4 का पेपर देना। तो जब हम लोग मेंस लिखते थे तो हाथ दर्द होने लगता था, उंगलियां दर्द होने लगती थी, कितना क्यों लिखना पड़ता है, और वो बहुत ही एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होता था। तो इंटायर जो एग्जाम का स्ट्रक्चर इसलिए टफ बनाया गया है, इसलिए काफ़ी अटेम्प्ट लोगों को लग जाते हैं कि आपका हर इमोशनल क्वेश्चन चेक होता है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो बहुतों में है, लेकिन सिविल सेवा के लिए इमोशनल क्वेश्चन की बहुत आवश्यकता है। इमोशनली आपको कितने स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको अप डाउन लाइफ में कई बार फ्रस्ट्रेशन, कई बार ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, उससे बाउंस बैक करना, कितनी तेजी से आप बाउंस बैक कर रहे हैं वो सीखने को मिलता है। तो जब हम गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो निश्चित ही जैसा कि आप कह रहे हैं ग्रोजी पिक्चर होती है। इवन मैं अपने केस में कहूँगा कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि ड्रीम लाइफ एट लीस्ट मेरे सर्विस में तो काफ़ी अच्छा है।
और मैं कह सकता हूँ कि एक ड्रीम लाइफ जैसा है, तो बिल्कुल सपने जैसा है अभी जो जिस सर्विस मैंने ज्वाइन किया है। तो लेकिन साथ में प्रेशर्स भी है, प्रेशर है डेडलाइन की। आजकल गवर्नमेंट, देखिए पहले क्या होता था, 3-3 महीने में कोई एक मीटिंग होती थी। आज क्या है, VCs आ गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आ गई हैं, वेबिनार्स आ गए हैं। इसी समय जब आप बैठे हुए हो, तो कल इसी समय मैं मिशन शक्ति की मीटिंग अटेंड कर रहा था शाम 8:30 बजे तक। मतलब सारा दिन काम करने के बाद भी रात में 8:30 बजे तक मिशन शक्ति की मीटिंग, उसका पूरा खाका तैयार करो, उसमें कार्य योजना बनाओ क्या है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हैं, बहुत टफ भी हो चुका है क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब सारे आपके निर्देश व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो चीज़ों को आपको उसके साथ चलना है। पहले जैसा लेथार्जी अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो हम मानते हैं वो नहीं रह गई है। बहुत ही कॉम्पिटेंट है और बहुत वो प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए इतना बड़ा। कभी मैं सोचता था कि आज एक बंदा किसी कंपनी में किसी पद पे चला जाता है तो वो सोचता है कि वो एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, या वो CEO हो जाता है तो कंपनी चला रहा है। पर हम लोग की सर्विस में तो पूरे शहर को चलाना है। सही। तो चैलेंजेस कितने ज़्यादा हैं, COG नंबर पे कितने फ़ोन आते हैं, सब आपको अटेंड करना है। आप किसी के साथ मिसबिहेव भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आपको पूरा काम रह जाना है, क्योंकि वो भी आपका फिर वायरल हो जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, है ना। और ऑफिस में भी आपको बहुत ही डेकोरम के साथ में काम करना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती भी एक शिकायत बन सकती है। पब्लिक फ्रिवोलस कंप्लेंट्स भी करती है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर्स अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक क्रॉस इंटायर स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर रही हैं। एक साथ में कई मीटिंग्स होती हैं, कई योजनाएं आती हैं सरकार की, सब में प्राथमिकता होती है, रिपोर्टिंग है, सारा कुछ है। लेकिन उसी तरीके से हमारी तैयारी भी बच्चे ज़्यादा अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं। मीन्स एक ओवरऑल फ्रेम में देखा जाए तो वो एग्जाम, वो इंटरव्यू सिर्फ रीजन, हाँ वो रीजन है, हर चीज़ के पीछे एक रीजन है कि वो ऐसा क्यों बना, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों दिखाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि हिस्ट्री सिखाया जाता है हम लोग को, मान ली हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल है। लेकिन अब मैं लैंड, क्योंकि मैं यहाँ संपत्ति का भी अधिकारी हूँ, तो लैंड से रिलेटेड जब मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे वो लर्निंग बहुत काम आती है कि बिस्वा क्या है, बीघा क्या है, ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स काम करता है, मुगल काल में कैसा होता है, क्योंकि आज भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल काल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। जी। तो नेचुरली दैट हेल्प्स अ लॉट। जी। हमने सर आपसे बात की कि किस तरीके से आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, आपने बहुत मेहनत के बाद से नौकरी पाई, लेकिन आपके इंटरेस्ट के दौरान जब हम बात कर रहे थे तो पता चला कि सिंगिंग का भी आपको बहुत शौक है। तो और यूट्यूब पे इवन मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि सर का सिंगिंग का भी एक चैनल है, और वैभव त्रिपाठी सिंगिंग स्टार के नाम से। और एक कहते हैं ना कि एक सबके अंदर एक छुपी हुई कला होती है, और उस कला को हम चाहेंगे सर कि आप हमारे दर्शकों तक उसको दिखाइए, कुछ गुनगुनाइए, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। एक्चुअली सिंगिंग मेरे लिए एक सेफ्टी वाल्व था जी। जब मैं सारा दिन नौकरी करके उसकी टेंशन, या कई बार तैयारी मन की नहीं हो पाती, कई बार कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ जाती, तो सेफ्टी वाल्व की तरह सिंगिंग मेरी काम करती थी। कि मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, या अपने जो है मूड को स्विंग ऑन करने के लिए सिंगिंग एक रिफ्रेशमेंट था। लेकिन सिंगिंग मेरा शौक बचपन से है। अच्छा। और फर्स्ट मैं सिंगर हूँ, सेकंड मैं टीचर हूँ, थर्ड मैं ऑफिसर। तो मेरा दिल एक सिंगर का ही है। अब आपने कुछ रिक्वेस्ट किया है तो मैं किशोर कुमार का एक सॉन्ग जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है, उसके कुछ लाइन्स आपका रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। एक होता है ना सर, कभी कभी इंसान निशब्द हो जाता है तो
सच में बहुत बड़ी बात है कि एक सहायक नगर आयुक्त के साथ मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ और बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी आवाज़ में किशोर कुमार का ये गाना सुनने को मिलेगा। मेरा मतलब सिंगिंग में भी ऐसा है कि मुझे गज़ल का भी उतना ही शौक है, फिल्मी गानों का भी शौक है, सूफी गानों का भी शौक है और मैं कई जेनर्स में गा सकता हूँ। मैं भजन भी वैसे ही गा सकता हूँ, गज़ल भी वैसे ही गा सकता हूँ, फिल्मी सॉन्ग्स भी गा सकता हूँ और अभी कई भाषाओं में मैं कुछ सॉन्ग्स लाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो ये है कि समय मिलने का होता है। एक होता है सर कि लोग कहते हैं कि मेरी ये संघर्ष की कहानी थी और आपकी संघर्ष की जो कहानी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, वो आपका एक एक पोर्शन आपकी बात से, आपकी पर्सनालिटी से वो झलक जाती है, वो चीज़, वो जो संघर्ष होती है। चलिए सर, थोड़ा सा अब आप गोरखपुर आ गए हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए। जिस तरह से आप इस समय सहायक नगर आयुक्त हैं सर, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए, गोरखपुर के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आप किस तरीके के डेवलपमेंट, आप अपने नज़रिए से किस तरीके के डेवलपमेंट शहर में देखना चाहते हैं सर? देखिए, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। अब पहले हम सोचते थे कि दिल्ली, मुंबई ये शहर हैं जो मेगा सिटीज हैं जी। उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उनका पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे 2025 तक हमारी 50% आबादी शहरों में रहने लगी। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे सिटी बेस्ड ऑपरेशंस, सिटी गवर्नेंस का बहुत महत्व होता चला जा रहा है और सिटी गवर्नेंस में हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली का जो नगर निगम है वो एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, क्योंकि उसको बहुत सारे ऑपरेशंस को हैंडल करना है शहर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और आज भी शहरों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसी अगर कोई है तो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम। मुंबई का तो क्या कहना, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई नगर निगम, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है। 40,000 करोड़ का उसका बजट है और दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही बजट है, बहुत बड़ा बजट है। तो उसके एंटायर सारे काम फ्रॉम होम टू टोम सारे काम नगर निगम द्वारा संपादित किए जाते हैं। मैं कोई मुझसे कहता है किस तरीके का वर्क है, तो मैं कहता हूँ जन्म से लेके मृत्यु तक बिल्कुल हर एक काम नगर निगम। एक बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र हम लोग देते हैं, नगर निगम देता है। एक बच्चा बड़ा होता है और बड़े होकर के वो जो है कोई बिजनेस करता है या वो घर खरीदता है, तो उसके प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हुआ या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो नगर निगम में सारी चीज़ें हैं, नामांतरण वगैरह, वो करता है। एक व्यक्ति मैरिज करता है अपने जीवन में, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी हम देते हैं। एक व्यक्ति अपना घर खरीदता है, तो घर खरीद के उसका हाउस टैक्स, पानी पीता है वाटर टैक्स, इवन ड्रेनेज टैक्स, सीवर टैक्स, साफ सफाई, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी नगर निगम के पैदा होने से लेकर, संपत्ति खरीदने से लेकर, विवाह करने से लेकर, रहने से लेकर, और इंसान की जब डेथ होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, इवन डेथ के बाद भी इंसान को जब क्रीमेट किया जाता है तो उसकी पर्ची भी नगर निगम काट के देता है। तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी नगर निगम आपके साथ है। ऐसी कोई संस्था इस पूरे विश्व में नहीं। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि एक ऐसे संस्था में मैं इस पद पे हूँ। तो गोरखपुर अब बहुत तेज डेवलप कर रहा है। अब आप देखेंगे कि अभी मैं आ जा रहा था यहाँ से, तो अब गोरखपुर जाम लगने लगा है। जाम वगैरह फीचर्स होते थे मेगा सिटीज के, बड़े शहरों, बिल्कुल। दिल्ली में जाम लग गया, मुंबई में जाम लग गया, मुंबई में जाम बहुत बड़ी समस्या है, और आज गोरखपुर में जाम बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सर इससे लोग परेशान बहुत है। अब होता क्या है जी, हमारे गोरखपुर प्लांट सिटी में चंडीगढ़ जैसा प्लांट है, गांधीनगर जैसा प्लांट है, ये इनिशियली ग्राम सभा थी 1982 में, ग्राम सभा थी। उसके बाद ये फिर नगर पालिका के रूप में, फिर महानगर पालिका के रूप में गई, और फिर आज ये नगर निगम। और आने वाले समय में ये मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझसे किसी ने पूछा आप यहाँ की सर्विस को कैसे देखते हैं, तो मैंने कहा कि मैं इसको MCG से MCD देखता हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गोरखपुर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के रूप में देखता हूँ कल को। आप जरा सोचिए, क्या 15 साल पहले वो सुविधाएं थी जो आज है? बिल्कुल नहीं सर, डेवलपमेंट बिल्कुल डेवलपमेंट है। हाँ, किस तरीके से आपको शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, किस तरीके से मार्ग बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स एंड ऑल द फैसिलिटीज व्हिच आर गिवन इन ए सिटी। उसके बाद 25 जून 2015 एक टर्निंग पॉइंट था हर एक शहर के लिए, जब स्मार्ट सिटी मिशन का
प्रारंभ किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें था कि एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, अवधारणा लाई गई कि हमें शहर को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट शहर क्या होते हैं? पर्यावरण जिनका अच्छा हो, सस्टेनेबल हो, जहाँ पर जो है इंसान का जो लेवलेबिलिटी इंडेक्स है वो बेहतर हो। लेकिन आज के समय में जो स्मार्ट सिटी मतलब हम ये देखते हैं जो प्रैक्टिकल में है कि साफ सफाई हो, कूड़े का प्रॉपर निस्तारण हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, लैंडफिल साइट की साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, जाम कम लगे, सारी सस्टेनेबल सोल्यूशंस हो। महिलाओं के लिए हम अभी मिशन शक्ति लेकर के आए हैं, उसका मैं गोरखपुर में नोडल प्रभारी भी हूँ। तो महिलाओं के लिए एक सेफ एंड सिक्योर जो है माहौल हो, दिव्यांगों के लिए एक सेफ सिक्योर माहौल हो, एक्सेसिबल माहौल हो, टॉयलेट्स हो, टॉयलेट्स को एक्सेस करने के लिए सुविधाएं हो, टॉयलेट्स का मेंटेनेंस बनने के बाद बेहतर हो। तो नगर निगम के एक इंटायर कॉम्प्लेक्स काम है। गोरखपुर बहुत तेजी से हमारे नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में भी आगे बढ़ रहा है, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी गोरखपुर को बहुत ही आगे ले जाने के लिए बहुत से फैसले लिए, और उन फैसलों को सिर्फ लिया ही नहीं है, अभी हाल ही में हम लोगों ने 100 परियोजनाएं रूड़ा के माध्यम से कराई हैं। 100 परियोजनाएं एक साथ में उनका शिलान्यास किया गया है। गोरखपुर आने वाले समय का एक स्मार्ट सिटी डेवलप होगा। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था आज से कुछ साल पहले तक कि गोरखपुर इतना तेजी से डेवलपमेंट पकड़े। बिल्कुल सर, डेवलपमेंट मैं जब यहाँ आपको बताना चाहूंगा एक अपने मन की बात कि तारामंडल में एक छोटा सा कमरा लेना लखनऊ की पॉश कॉलोनियों से एक कमरा लेने से महंगा हो गया। तारामंडल इतना महंगा हो गया है कि वहां पर सबको तारामंडल, मतलब हम ये देख रहे हैं कि गोरखपुर एक तारामंडल सर्टेनिटी बनता चला जा रहा है, क्योंकि सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे से हुआ है उस इलाके का। और मैं अभी रेडिसन ब्लू होटल में ठहरा हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा कि मैंने सुपीरियर रूम बुक कराया था। सुपीरियर रूम मैंने बुक कराया था। सुपीरियर रूम में इसमें लिखा था लेक व्यू। तो मुझे मतलब पहले तो हंसी आई कि गोरखपुर में लेक व्यू क्या मुझे दिखाएंगे, कोई मुंबई तो है नहीं कि जुहू बीच के सामने मुझे एक होटल मिला हुआ है जहाँ पर मैं लेक व्यू देखूंगा या समुद्र देखूंगा। लेकिन जब मैं रेडिसन में रुका और उसके सेकंड फ्लोर से, तो सामने रामगढ़ ताल दिख रहा था और वो लेक व्यू था, और शाम को फाउंटेन व्यू उसका ऐसा लग रहा था कि मैं मुंबई में किसी बीच के सामने में, बिल्कुल वो दृश्य बहुत खूबसूरत, ललित होटल या ताज में रुका हुआ हूँ। तो गोरखपुर तो वो सब कुछ दे रहा है जो बड़े बड़े शहर दे रहे हैं। अब हमें जरूरत है कि इस आने वाले समय में एक्चुअल जो बजट आ रहा है उसको लगाया जाए, वो इम्प्लीमेंट हो, और साथ में पॉलिटिकल विल अगर इसी तरह से बनी रही तो गोरखपुर का भविष्य बहुत अच्छा। नहीं बिल्कुल सर, बीते वक्त में हमने डेवलपमेंट बहुत देखा है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं आज भी गोरखपुर में। मैंने एकदम बेसिक की बात की सर, सौंदर्यीकरण तो बहुत हुआ है शहर में, और जो आपने बात की कि डेवलपमेंट जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, उस तौर से हम आज डेवलपमेंट देख सकते हैं। लेकिन आज भी जैसे सर डोर टू डोर एक कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया होती है वो अभी शहर में कहीं ना कहीं, क्या इसका कारण है? सबसे पहले कि एक इंडिविजुअल का जो वर्क कल्चर है अभी वो डेवलप, अवेयरनेस भी नहीं है। जैसे मैं जब दिल्ली गया वहाँ मैंने समय की कदर करना समझा, क्योंकि जब मैं कई बार मेट्रो पकड़ने गया तो 3 सेकेंड 5 सेकेंड लेट होने से मेरी मेट्रो टाइम डेवलप होना बाकी। दूसरा कि अभी भी हम विकल्प के तौर पे लखनऊ को देखते हैं और दिल्ली को देखते हैं। तैयारी करने बच्चा कहाँ जाएगा? लखनऊ, दिल्ली या दिल्ली जाएगा। मैंने सबको यहाँ से जाने के लगी है बिजनेस के लिए, वो अपने एवेन्यू ढूंढता है कि वो दिल्ली जाएगा या वो मुंबई जाएगा या वो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर अगर यहाँ बूम पकड़ता है तो बहुत यहाँ राहत मिलेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट का हो जाता है तो काफी हो गया। लॉकडाउन में कई लोग वापस लौट करके भी आए हैं। तो आप कमियों की बात कर रहे हैं तो दिल्ली जैसा शहर जो कि एक मॉडल के रूप में सबके लिए कई बार काम कर जाता है, वहाँ की अपनी परेशानियां हैं। बिल्कुल, वहाँ पर्यावरण से रिलेटेड कितनी परेशानियां हैं, जाम से लेकर के कितनी परेशानियां हैं, और उनका कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो गोरखपुर भी उसी रास्ते पे है। लेकिन जब से जीडीए ने सक्रिय भूमिका निभाई है, नगर निगम अब सक्रिय भूमिका में आ चुका है और त्वरित फैसले लिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तो बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जी।
और हम एक्सपेक्ट करते हमें हैं व्यवहार में अपने बदलाव लाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने उसी पे तो कहा कि अवेयरनेस लोगों में भी ले आना। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं टैक्सेशन देखता हूँ मान लीजिए, तो मैं सारे घरों के हाउस के टैक्सेस को 1 अप्रैल 2020 से रिन्यू करा रहा हूँ। अच्छा, कि सभी लोग 1 अप्रैल 2020 से अपना हाउस टैक्स देंगे, वाटर टैक्स देंगे, सीवेज टैक्स देंगे। तो मुझ पर कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हमारा टैक्स बढ़ा दिया जी, 1900 से हमारा टैक्स बढ़ करके 19,000 हो गया है, अब हम क्या करें। तो सवाल ये 19,000 बहुत बड़ी राशि उनके लिए नहीं है। 19,000 की वो व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि उनका उस हिसाब से तनख्वाह भी बढ़ी है, उस हिसाब से उनके रहने का जो है वो भी बेहतर हुआ है, कल्चर भी बेहतर हुआ है। लेकिन वो कंप्लाई पहले नहीं करना चाहते थे, कह रही है वही नगर पालिका है जो पैसा ले रही है। तो एटीट्यूड में एक शिफ्ट की जरूरत है और अधिकारियों के भी आगे आना पड़ेगा। इस अंदर मैंने बहुत से नई चीज़ों को अभी तक यहाँ तंबाकू को लेकर के मैन्युफैक्चर्ड टोबैको जिसको सुरती बोलते हैं आम भाषा में, उसको लेके कोई कानून नहीं था। लेकिन मैंने जो है लाइसेंस प्रभारी के रूप में एक नया लोकल लॉ यहाँ पे लाने के लिए नगर निगम कार्यकारिणी से उसको आगे बढ़ाया है और जो कि संभवतः बहुत जल्दी लोकल लॉ बन जाएगा गोरखपुर में कि अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू यानी सुरती को भी बेचने के लिए वेंडर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन देना शुरू कर दिए हैं जिसमें 54 प्रकार के हम लाइसेंस दे रहे हैं, जिसमें आपके परचून की दुकान से लेकर के एक कपड़े की दुकान चलाने से लेकर के किसी भी तरह का आप बिजनेस का नहीं दिया जाता है। बड़े शहरों में इसमें भी रिकवरियाँ आती हैं, तो हम उसको ब्रॉडन कर रहे हैं स्पेक्ट्रम को। ऑनलाइन आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो, म्यूटेशन की कार्रवाई भी ऑनलाइन हम शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी म्यूटेशन आप ऑनलाइन करा सकते हो, उसमें आपका ज़्यादा इंस्पेक्टर राज को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो सर हम बिल्कुल आशा करते हैं कि जिस तरीके से आप जो आपकी पर्सनालिटी, जो ऑरा और जो विजन लेकर आप शहर के लिए आए हैं, सच में शिकायतें तो हमेशा रहेंगी हमारी क्योंकि हम मीडिया हैं, शिकायतें भी रहेंगी और एप्रिसिएशन रहेगा, हम हमेशा से आपके पास लेकर आएंगे। अब चलते हैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे सर कि जिस तरीके से आपने दोनों सेक्टर में काम किया और एक इंसान जब लाइफ जी रहा होता है, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लाइफ में और लगता है कि नहीं अब तो इस जगह पे तो अब हार हो गई है, बस के आगे कुछ नहीं है। तो आपसे अभी तक की जो आपकी लाइफ रही है, जो लाइफ मंत्राज हैं आपके, उससे ज़रूर हमारे दर्शकों से शेयर करिए सर। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे कुछ दिन पहले मुझे कोरोना हो गया था जी, और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और एक केस की सुनवाई कर रहा था, म्यूटेशन का केस था और मुझे थोड़ी सी कमजोरी सी लगी, तो मैंने चेक कराया तो पता चला कोविड पॉजिटिव हूँ। मुझे जब पता चला मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसे मुझे कोरोना हुआ। पहले लगा कि मैं अतिक्रमण के हटाओ के अभियान चलाता हूँ या अवैध विज्ञापन हटाओ अभियान चला रहा हूँ या शहर में सफाई के लिए पूरा कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं से हो गया हूँ। फिर लगा कि नहीं मैं पत्रावली सारी करता हूँ तो पत्रावली से आ गया हो, या फिर मुझे लगा कि नहीं मैं काफ़ी जनता से मिलता हूँ दिन भर में तो वहाँ से मुझे आ गया। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला मुझे कहाँ से आया। लेकिन उस समय मेरे सामने सिर्फ एक ही विकल्प था कि अब तो हो गया है और इसको किसी तरीके से मैनेज करना है। मैं तुरंत घर पहुँचा, घर के बाकी मेंबर्स का टेस्ट कराया, भगवान के आशीर्वाद से उनका नेगेटिव आया। मैंने कहा चलो मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने तो टर्म प्लान ले रखा है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं परिवार को आइसोलेट हो और मैं इसी घर में एक कमरे में होम आइसोलेट हो गया। कोरोना से निकलने के बाद मैंने लाइफ मंत्रास सीखे, पहले भी सीखे थे, लेकिन कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज़ें नज़र से दूर हो जाती हैं वो दिमाग से दूर हो जाती हैं। रियलाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है जीवन की सच्चाई को। तो मंत्रास बदलते रहते हैं जीवन में, आपके हालात के अनुसार मंत्रास बदलते रहते हैं। तो कोरोना के बाद मैंने ही मंत्र सबसे बड़ा सीखा कि फ्यूचर के चक्कर में आप प्रेजेंट को स्पॉइल ना करें, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, खुशी आपकी किसी बड़ी चीज से नहीं आती है, छोटी चीज से। आपको खुशी सॉफ्ट चीजों से आएगी, उन चीजों से खुशी नहीं आ सकती कि आपको बहुत पैसा मिल जाए, बहुत आपको अचीवमेंट्स मिल जाए। उससे आपको सिर्फ एक फीलिंग आ सकती है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, अच्छा हूँ, सारा कुछ है, लेकिन खुशी नहीं आ सकती। तीसरा, इंसान को कभी भी ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं करना चाहिए, उसको समय रहते अपने काम पूरे कर लेने चाहिए। चौथा, कि बहुत ही स्पेसिफिकली ये समझ में आ जाता है कि कौन आपका अपना है, कौन बुरे वक्त में आपका साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। लाइफ में ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके मुंह पर अच्छे हैं, रियल लाइफ में उनकी वैल्यू जीरो है। और पांचवा,
कि आप रहें या ना रहें, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। आप रहें या ना रहें, आपका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं है, और आपके बगैर दुनिया रुकेगी, दुनिया चलेगी। इसलिए सबसे पहले आप हेल्थ पर ध्यान दें। सेकेंड, जो अपने गोल को आप बनाएं तो उस गोल को आप फॉलो करें, पूरी मेहनत करें, लेकिन उसके चक्कर में अपने प्रेजेंट को स्पॉइल ना करें। और थर्ड अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करें कि किन चीज़ों को आप पहले कहना चाहते हैं। जैसे आज मैं बहुत सफल हो गया, लेकिन मैं बहुत चाह करके भी अपने पिताजी को कोई खुशी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहे। अपनी माता जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे कई बार लगता है कि ये मिथ्या है, सब भ्रम है, कि ये सब सफलता का क्या फायदा। जब इंसान को सबसे बड़े घर की जरूरत होती है तब उसके पास सबसे छोटा घर होता है। जब इंसान को सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है तब उसके पास पैसा नहीं होता है। और जब इन चीज़ को जरूरत कम हो जाती है तो वो खुद ब खुद उसके पीछे चला आता है। इसलिए वो काम करे जिससे उसको खुशी मिलती है और किसी को हर्ट ना करे। अपने गोल को फॉलो करें, पॉजिटिव तरीके से फॉलो करें और खुश रहे। वर्तमान में जीना सबसे इम्पोर्टेंट है और हेल्थ ही सेवा आपके साथ जाएगी और कोई। बहुत अच्छा लगा सर, और स्पेशली जो ये लाइफ मंत्रास जो हमें सर से अभी पता चले मिले, इसको हम सभी को अपने जीवन में कहीं ना कहीं शामिल कर लेना चाहिए ताकि हम भी सफलता की जो वो उड़ान है जिसको हम पाना चाहते हैं उसको हम पा सकें और एक अच्छी जीवन शैली हम भी जी सकें। आज आप मिले जाने सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी जी को, और बहुत एक कहते हैं ना कि एक ज़मीनी तौर से जुड़ के एक ऑफिसर लेवल के व्यक्ति से आज मैं बात कर रही थी, लेकिन उनसे बात करके बहुत कुछ जीवन के बारे में पता चला, उनके स्ट्रगल के बारे में पता चला। और एक कहते हैं कि बातों से जो चीज़ें झलकती हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और सर की बात से बिल्कुल एहसास हुआ कि किस तरीके से लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया और आज जिस मुकाम पे वो आए हैं वो इतना आसान नहीं था, वो पूरी स्ट्रगल से भरपूर था। और अगर डेवलपमेंट के तौर से हमने बात की तो शहर में जो भी डेवलपमेंट है, जो वो विजन लेकर आए हैं, हम आशा करते हैं कि गोरखपुर शहर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आगे चल के हम देखेंगे। तो आप इस कार्यक्रम को देखिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए एनबी न्यूज़ गोरखपुर। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस
यही होता है। वो नजर चुपके मुझे देख रही हो जैसे, वो नजर चुपके मुझे देख रही हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे।